असर्शन द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या आएगा इसका नेम, लिख के देखते हैं भाई। ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन है। अब इसमें आपको क्या करना है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना ही आपका कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो सीधी सीधी लंबी चेन सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करेंगे, लिस्ट नंबर देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट को। तो उधर से नंबरिंग करो 1 2 और 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 पे आ रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, 2 सब्स्टिट्यूएंट। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम दिखेंगे एलएचएस से अगर नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा आपका 2 और 5 पे। और अगर हम आरएचएस से कर रहे हैं तो आरएचएस से करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 6 पे। तो मिनिमम नंबर कहां मिल रहा है, लिस्ट लोकेंट नंबर कहां मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये वाली नंबरिंग सही है, ये गलत है। तो नेम क्या लिखोगे इसका, तो आप लिखोगे 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ना कि 3,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, असर्शन सही है। ठीक। रीजन नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट सम ऑफ द लोकेंट्स ऑन पेरेंट चेन इज लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। 2 + 5 = 7 इज लोअर देन 3 + 6 = 9। तो देखो भाई, नंबरिंग हम ऐसे करते हैं, जो सम है लोकेंट्स नंबर का वो क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम आना चाहिए। ठीक। ये गलत है, ये पुराना मेथड है, ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, लिस्ट लोकेंट नंबर देखा है, ना कि उनके लोकेंट्स का सम। 2 + 5 नहीं किया हमने, वो पुराना रूल है। ठीक। तो ये बोल रहा नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट सम ऑफ द लोकेंट्स नंबर, सम तो आप कभी करते ही नहीं है, पुराना रूल है, ओल्ड रूल है। ठीक। तो ये रॉन्ग है, ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई डाउट है क्या। ठीक। तो एक असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या है रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, लिख लो इसको अगर लिखना है तो। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड एनिलीन विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। बिल्कुल सही बात है। फिनोल और एनिलीन जो है, इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या करेंगे भाई, कैसा शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इनमें आपस में फिनोल और एनिलीन में फिनोल या एनिलीन से ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे, इसलिए। अब देखो रीजन, असर्शन सही है। रीजन इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ AB फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB फोर्सेस। बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, ये A लिया, ये B लिया, और इन दोनों को मिक्स करके ये AB सॉल्यूशन बना दिया। ठीक। ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें जो AA इंटरेक्शन है और ये BB इंटरेक्शन है, अगर ये AB इंटरेक्शन से कम हो जाते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन आएगा। ये हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको लास्ट टेस्ट में मैंने आपको अच्छे से पूरा डिटेल में रिवाइज कराया था। आई थिंक अच्छे से आपको याद होगा। ठीक। नेगेटिव डेविएशन की स्पेलिंग गलत होगा, डेविएशन। ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और सही होते हुए ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। भाई फिनोल और एनिलीन नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिनोल और एनिलीन के इंटरेक्शन आपस में क्या है, ज्यादा है। किससे, फिनोल के और एनिलीन के खुद के इंटरेक्शन से। तो यही तो हो गया AB, ये B, AB के इंटरेक्शन AA और BB के इंटरेक्शन से ज्यादा है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन असर्शन। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर इज 1। बोलो कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे भाई ऐसे। ये हो गया आपका 29। असर्शन में इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कलेक्टर्स सच एज पाइन ऑयल्स और जेंथेट्स आर एडेड टू द सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड ओर। बिल्कुल सही है, ये कलेक्टर्स हम ऐड करते हैं। अब कलेक्टर्स का काम क्या होता है, दे एनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल। यानी देखो, मिनरल पार्टिकल का आपने जो सॉल्यूशन बना रखा है, तो उस सॉल्यूशन में वो पानी में डिसॉल्व ना हो, इसलिए उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, कलेक्टर्स ऐड कर देते हैं। कलेक्टर्स क्या है, आपको दिख रहा है, पाइन ऑयल है, जेंथेट्स है, या फैटी एसिड, ये ऑयली सब्सटेंस होते हैं। वो क्या करेंगे, ओर के पार्टिकल को सराउंड कर देंगे। तो ओर के पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो गया, ऑयली सब्सटेंस आ गया, और ऑयली सब्सटेंस आपको पता वाटर
वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो वो क्या करते हैं, जो कलेक्टर्स होते हैं ये नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल को इंक्रीज करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टर स्टेबलाइज द फ्रोथ। नहीं, फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं, जैसे आपका क्रिसोल है, एनिलीन है, एटसेट्रा, ये फ्रोथ स्टेबलाइजर होते हैं, ये आपके फ्रोथ को स्टेबलाइज करेंगे। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कलेक्टर्स क्या होगा भाई, ये तो पता ना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है सल्फाइड और के लिए होती है, आपको पता ही है। तो इसमें कलेक्टर्स जो हम यूज करते हैं, कलेक्टर्स क्या होगा भाई, ये कलेक्टर्स जैसे आपका पाइन ऑयल आ गया, पाइन ऑयल है, या फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स हो गया, जेंथेट्स है ना, ये होते हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, ये जो आपका मिनरल पार्टिकल है उसकी नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, एनहेंस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट ये पॉइंट भी। फिर नेक्स्ट फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करता है भाई, फ्रोथ स्टेबलाइजर जैसे क्रिसोल है, एनिलीन है, एटसेट्रा, स्टेबलाइज फ्रोथ, स्टेबलाइज फ्रोथ। ठीक, ये हो गया आपका कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो पहला लाइन तो उसका ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम कलेक्टर्स ऐड करते हैं, जैसे पाइन ऑयल है, जेंथेट है, ठीक। और अगर यहां पे बात करें रीजन, कलेक्टर स्टेबलाइज द फ्रोथ, ये स्टेबलाइज नहीं करता, बल्कि ये क्या करेगा, ये ओनली मिनरल पार्टिकल की नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फ्रोथ को स्टेबलाइज कौन करता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर, जैसे क्रिसोल, एनिलीन, एटसेट्रा। तो असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, आंसर आ गया आपका थर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है द असर्शन में लिखा, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर कैन बी इंप्रूव्ड बाय वल्कनाइजेशन। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो, नेचुरल रबर जो होता है भाई, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे 335 केल्विन से ज्यादा कर दो, तो उस केस में क्या है, वो सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे, यानी जैसे 293 से कम कर दो, यानी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से कम ले आओ, तो उस केस में क्या होने लगता है, वो ब्रिटल हो जाता है। ठीक, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है, इनको इंप्रूव करने के लिए, इसके अलावा ये क्या है भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें सोल्यूबल होता है, ठीक। और ये नॉन रेजिस्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचुरल रबर को इजीली अटैक कर सकते हैं। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं। और वल्कनाइजेशन में क्या किया जाता है, इसमें हम 5% सल्फर ऐड कर देते हैं, और 5% सल्फर ऐड करके इसको हीट किया जाता है लगभग 373 केल्विन से 415 केल्विन के बीच के टेम्परेचर पे। तो उससे क्या करेगा, सल्फर क्या करेगा, उसमें जाकर के बॉन्ड बना लेगा, जिससे क्या है, इसकी सारी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है और ये अच्छी क्वालिटी का रबर बन जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारी बातें आपको लिखवा देता हूं। देखो, नेचुरल रबर क्या होता है, देखो पहली बात है बिकम सॉफ्ट एट, मतलब टेम्परेचर कितना कर देंगे, 335 केल्विन से ज्यादा, एंड ब्रिटल कब, जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 293 केल्विन से कब। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस में आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया। फिर ये क्या है, इट इज soluble in non-polar solvent, है ना, non-polar solvent, ठीक, and non-resistant to oxidizing agent, ठीक, oxidizing agent की तरफ ये non-resistant होता है। to improve these properties we vulcanization of rubber is done, ऐसे लिख लो, vulcanization of heat with 5% sulfur at 373 केल्विन से 415 केल्विन is done, ये लिख दो बस, ठीक। और अब मैं आपको नेचुरल रबर का मोनोमर वगैरह भी बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो, आइसोप्रीन होता है, दिस इज आइसोप्रीन,
ठीक, 2-buta-1,3 डाइइन, दिस इज आइसोप्रीन। इसका पॉलीमराइजेशन कर दो, ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये यूनिट बार बार रिपीट होगी। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रबर। क्या कहते हैं इसको, नेचुरल रबर, ठीक। फिर इसका हम क्या करते हैं, 5% सल्फर इसमें ऐड करके अदर एडिटिव भी ऐड किए जाते हैं, ठीक। इसको एक काम करो, ऐसा लिख लो, 373 केल्विन से 415 केल्विन पे, ठीक। और इसमें हम क्या करते हैं, 5% सल्फर प्लस एडिटिव भी ऐड करते हैं, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे कैसे बनाता है मैं बता देता हूं आपको, ये सी यहां पे एक कार्बन, इसके डबल बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट जो आप देख रहे हैं, ठीक। और यहां पे एक यूनिट और ऐसे ही आ जाएगी, ठीक। और ये ऐसे, तो ये ऐसे ना, यहां पे सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेता है, सल्फर इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, तो आगे ये ऐसे यूनिट चलती रहेंगी, ये चेन चलती रहेगी। समझे कि नहीं समझे, ये एन यूनिट्स थी। दिस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसके अलावा आप सल्फर मतलब कहीं भी बीच में ही बॉन्ड बना लेता है, जरूरी नहीं कि यहीं पे डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन को हटा के भी वहां पे बॉन्ड बन जाते हैं, तो ये प्रोसेस वल्कनाइजेशन कहलाती है। समझ आ गया, तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट पढ़ो, रीजन, नियोप्रीन इज मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। अरे भाई, नियोप्रीन खुद क्या है, सिंथेटिक रबर है, ठीक। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, इस क्लोरोप्रीन जो है वो इसकी मोनोमर यूनिट होती है, दिस क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन इज मोनोमर यूनिट ऑफ नियोप्रीन, और ये बनता है ऐसे, ठीक। दिस इज नियोप्रीन, सिंथेटिक रबर। अब बताओ, अब तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये रबर अच्छे रिवाइज करा दिया। इसके अलावा बुना एस और बुना एन, ये भी आपके क्या होते हैं, सिंथेटिक रबर के एग्जांपल है, ठीक। बुना एस क्या होता है, बुना एस की 2 मोनोमर यूनिट होती है। बुना एस में एक तो ब्यूटा-1,3 डाइइन और एक स्टायरीन, ठीक। और बुना एन में क्या होता है, एक तो आपकी होती है ब्यूटा-1,3 डाइइन और एक होता है एक्रोलिन, ठीक। ये इसकी मोनोमर यूनिट होती है। कर लेंगे भाई, तो ये आपका सिंथेटिक रबर भी रिवाइज हो गया। तो असर्शन करेक्ट था, रीजन इनकरेक्ट, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना तो कर सकते हो, ठीक। लेकिन पूरा मत लिखा करो, कई सर नहीं समझा रहे तो पूरा लिख रहे हैं। मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये मान के कि आपको कुछ याद नहीं है, पूरा रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपको वही पॉइंट लिखना जो आपको याद नहीं है। असर्शन रीजन है, व्हेन अ कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो भाई, कॉपर है प्लस AgNO3, ठीक। ये किस में जाएगा, ये जाएगा CuNO3 ट्वाइस में, यानी कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, 2Ag को डिस्प्लेस कर देगा, और ये बनाएगा ग्रे PPT, है ना। तो ओजरा कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, कलर में वो चेंज आ रहा है क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है Ag को, तो ये हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट पढ़ो, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। भाई ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, कॉपर डिस्प्लेस कर तो रहा है, क्योंकि देखो कॉपर जो है, ई नोट की अगर हम बात करें, ई नोट कॉपर का जो होता है वो होता है 0.34 वोल्ट, ठीक। और ई नोट जो Ag प्लस का होता है वो कितना होता है, 0.80 वोल्ट, ठीक। तो ये होगा, तो इजिली Ag प्लस क्या करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉपर प्लस 2 में खुद रिड्यूस हो जाएगा, या यूं बोल दो इजिली कॉपर Ag प्लस को Ag में रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये बोल रहा है कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, सामने सामने रिएक्शन लिखी है, तो दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर 4 आ जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे आपको वैल्यू याद है, सर क्या हमें सारी ECS की वैल्यू याद रखनी, नहीं याद रखने की जरूरत है, जहां जरूरत होगी वैल्यू आपको देगा। 2-4 वैल्यू आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे जिंक से ज्यादा कॉपर का है, कॉपर से ज्यादा Ag का है, यही मेन तो यही पूछेगा आपसे, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन में आपके दे रखी है, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन में ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखे, इसलिए जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट, और Ag का होता है 0.80 वोल्ट। ये 3 आराम से याद रहेंगी, ठीक। जिंक नीचे आएगा, उससे ऊपर कॉपर, उससे ऊपर Ag।